नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और कल हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिए, इसमें ये देखेंगे कि क्या रीजन रहे, ऐसे क्या हुआ ऐसा कि इटली का एकीकरण हुआ, क्या इसके पहले से कारण बने, ऐसा क्या मतलब मैटरनिक की जो पद्धति थी उसके द्वारा क्या किया गया कि इटली का एकीकरण मतलब स्टार्ट हुआ, है ना। और ऐसे कौन से लोग आए इटली में कि उन्होंने एकीकरण का सोचा, और इसके अलावा उसके फ्रांस की क्रांति से क्या मतलब रिलेशन थे, कैसे फ्रांस की क्रांति से यहाँ के जो लोग हैं वो इम्प्रेस हुए कि हमारे यहाँ भी एकीकरण होना चाहिए या क्रांति होनी चाहिए। तो ये सब हमने देखा था। चलिए तो देखते हैं कि इटली में अभी इस समय पे क्या पृष्ठभूमि अभी चल रही है, क्या बैकग्राउंड चल रहा है। बीच बीच में हम लोग देखिए मैप भी देखते रहेंगे, तो इसके लिए तैयार रहिए। अब देखिए क्या होता है कि अभी जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इस पे नेपोलियन का पूरा कब्जा था इटली पर। ठीक है, नेपोलियन जब वियना कांग्रेस के माध्यम से वहां पे हारा और उसके साथ संधि हुई, और वो वहां से हार के वाटरलू की लड़ाई में जब हार गया और उसका अस्तित्व खत्म हो गया, तो फिर इटली को ये कई टुकड़ों में बांट दिया गया। और जो लोम्बार्डी और वेनेसिया वाले क्षेत्र थे उन पे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया ने अपना अधिकार ले लिया पूरा पूर्ण तरीके से। और ये जो पिडमोंट और सार्डिनिया ये सब अलग हो गए, मध्य इटली अलग हो गया, साउथ इटली में भी कई अलग अलग राज्य बन गए। तो देखिए फिर क्या होता है। अब यहाँ पर कई राजा राज्य इस समय कर रहे हैं। तो राजा लोग जो हैं, इन ये क्या कर रहे हैं, देखिए इटली में अभी इस समय पे इटली के 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग यहाँ पर राज्य कर रहे हैं अपना। तो आप जब राज्य करेंगे तो क्या हुआ, इससे राज्य करेंगे तो राजाओं के हित आपस में टकराते रहते हैं और एकीकरण विरोधी होते हैं। अब देखिए राजा छोटे छोटे टुकड़ों पर राज्य कर रहे हैं, तो वो आपस में हित उनके टकराते रहते हैं। वो इसी में रहते हैं कि हमारी सीमा बढ़ जाए, थोड़ा सा 2 फुट इसकी बढ़ जाए। यूरोप, पहली बात तो यूरोप कितना सा है, फिर इटली भी छोटा सा देश है, और इटली में भी 15-16 राज्य वहां पे छोटे छोटे बनाए गए हैं। तो वो सिर्फ इसमें रहते थे कि 1 फीट मेरी जमीन इस साइड हो गई, 1 फीट मेरी जमीन इस साइड हो गई, इसी में सब लोग लड़ते रहते थे और एकीकरण के विरोधी थे। क्यों थे भाई, एकीकरण का विरोध क्यों करना चाहते थे? वो उन्हें अच्छे से पता था कि अगर एकीकरण इटली का हो गया तो कोई एक पावर आएगी, या तो कोई प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या फिर राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उनके सारे हित खत्म हो जाएंगे। तो जो पावर है वो उनसे छीन ली जाएगी और किसी एक आदमी के हाथ में चली जाएगी। तो वो इससे डरते थे और इसका इसीलिए वो इसको अपना जो है इटली के एकीकरण में अपना विरोध जो है जताते थे। ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक दूसरा कारण है कि ऑस्ट्रिया भी इटली का एकीकरण नहीं चाहता था। क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया को पता था कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभी अपनी पूरी शक्ति जो है अपनी पूरी शक्ति से इटली पर अपना वर्चस्व लगाए हुए है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर इटली का एकीकरण हो जाता है और कोई एक पावर उभर के सामने आती है, तो फिर इसके बाद ऑस्ट्रिया को भी इटली से हाथ धोने पड़ेंगे। तो ऑस्ट्रिया इसका जम के विरोध करता है। ठीक है। अब इटली में क्या बाधाएं आ रही हैं इस समय पे, बैरियर्स जो यूनिफिकेशन में है वो क्या है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ तो अंतर मतलब इंटरनल बैरियर्स रहेंगे और कुछ जो है एक्सटर्नल बैरियर्स रहेंगे। तो देख लेते हैं। अब देश में उस समय पे अपन लोगों ने जैसे बात की है कि देश कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। तो देखते हैं क्या है, वहां पे राजशाही चल रही है तो क्या होगा उसके आगे। देखिए मेजोरिटी पॉपुलरिटी जो है, बहुसंख्यक संख्या देश की, वो अभी भी इन एजुकेटेड और पुअर है। ठीक है, अधिकतर लोग अशिक्षित और गरीब हैं, और वो राष्ट्रीय एकता में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं राष्ट्रीय एकता में दिलचस्पी? क्योंकि भाई उनको कुछ पता ही नहीं है कुछ, उन्हें उन्हें सिर्फ खाने पीने से मतलब है। उनकी वो सुबह से लेकर शाम तक जुगाड़ हो जाए खाने पीने की, और उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो उस मतलब पक्ष को देख ही नहीं पा रहे हैं कि इसका एकीकरण होगा, धीरे धीरे व्यापार बढ़ेगा, और जो आर्थिक जो सिस्टम है वो भी मजबूत होगा। वो ये सब चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं। तो वो इसके हित में बिल्कुल भी नहीं है, दिलचस्पी ही नहीं है उनको कोई। और प्रबुद्ध जो और व्यापारी वर्ग जो वहाँ का है, इंटेलिजेंट और जो बिजनेस क्लास है, वो चाहता है कि इटली का एकीकरण हो। जिससे क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार एक्सटर्नल इंटरनल जब व्यापार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो वर्ग और मजबूत होगा, और लोग चीजें इटली में ही सब चीजें एकत्रित हो जाएंगी। ठीक है, इटली भी एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, वो इतना सोच रहे हैं। लेकिन जो अशिक्षित वर्ग है वो इतना सोच नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं उन्हें सोचा मतलब राजा लोग जो वहाँ के हैं, निरंकुश जो लोग हैं, सामंतवाद और कुलीन वर्ग जो है, वो सोचने भी नहीं दे रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि छोटे छोटे राज्यों में विखंडित है, ये तो देख ही लिया है हमने। कुलीन कुलीन वर्ग,
और स्वयं को चर्च, धर्म संघ और शक्ति का रक्षक मानता है। देखिए कुलीन वर्ग जो है यहाँ का इटली का कुलीन वर्ग पे अभी भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया का वर्चस्व है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया उनको कहीं ना कहीं अंदर से जो है ये सब करने से रोक रहा है कि इटली का एकीकरण ना हो पाए, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो ऑस्ट्रिया का संरक्षक वर्ग जो है ये खत्म हो जाएगा, सामंतवाद और कुलीन वर्ग। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रीय आधार पर व्याप्त आर्थिक विषमता। देखिए क्षेत्रीय आर्थिक विषमता कैसी देखी जाती है क्षेत्रीय आधार पर। देखिए जैसे मान लीजिए ये इटली है, तो जो नॉर्थ इटली है यहाँ पर और जो साउथ इटली है, तो इसमें अलग अलग चीजें हैं। जो नॉर्थ इटली है यहाँ पर उद्योग पर ज्यादा कार्य किया जा रहा है, और ये अभी कहीं ना कहीं जो साउथ इटली है ये अभी भी अशिक्षित है, और अशिक्षित के अलावा ये अभी इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल चीजों पर उतना ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि साउथ के जो एरियाज है वो कहीं ना कहीं यूरोप से थोड़ी दूरी बना ली, और वो अशिक्षा और शिक्षा और जो रोजगार है इन सब चीज़ों पे और इंडस्ट्रियल एरिया पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात, नॉर्थ वाले आगे निकल गए। सेम वैसे ही जैसे हमने अमेरिका की क्रांति जब पढ़ी थी, तो अमेरिका क्रांति में हमने देखा था कि जो नॉर्थ एरिया था, नॉर्थ रीजन जो था अमेरिका का, उसमें दास प्रथा को बढ़ावा वो लोग बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। दास प्रथा खत्म करना चाह रहे थे नॉर्थ में, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया और श्रम पर बल दे रहे थे, और वो कहीं ना कहीं दैनिक भत्ता दे सकते थे, तो वो थे। लेकिन जो साउथ वाले थे, साउथ अमेरिका में दास प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि वहां पर कृषक वर्ग ज्यादा था, और वहां पे दासों की एक बड़ी संख्या में दास बहुत ज्यादा कार्य करते थे, और वो उनको वेतन देना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे और ना उनको स्वतंत्र करना चाह रहे थे। तो इटली का भी ऐसा ही है। और फिर हमने फ्रांस क्रांति देखी थी, तो उसमें तो कुछ अलग ही था। तीन वर्ग हम लोगों ने देखे थे कि एक पादरी वर्ग था, एक कुलीन वर्ग था, और फिर तीसरा जो एस्टेट था उसमें बटे हुए थे, और तीसरा जो एस्टेट था वो था व्यापारी वर्ग थे, उसमें किसान भी थे, हैं नौकर भी थे। ये सब चीजें हमने देखी थी। तो कहीं उनसे हटके इटली का है कि नॉर्थ में इंडस्ट्रियल चीजें जो है वो बढ़ रही है, और साउथ में एकदम कुछ भी नहीं है, शून्य पर सवार है। तो ये पॉइंट हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं और कि फ्यूडियल जो फ्यूडल क्लास है और एलिट क्लास है, इस पर इसी का पूरा भूमि पर वर्चस्व बना हुआ है। ये डोमिनेंस अपना पूरा किए हुए है लैंड पर। कैसे? देखिए ये वर्ग पहले ही आगे निकल गया था, और इसको अभी हमने एक पॉइंट ऊपर देखा है कि ऑस्ट्रिया का इसको संरक्षक मिला हुआ है, तो ये चाहेंगे कि हमारे पास ही जो है लैंड का पूरा कवरिंग रहे। तो ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया का भी इनको सपोर्ट मिला हुआ है, और ये खुद पावरफुल है, तो ये अपना यहाँ पर पूरा भूमि पर वर्चस्व बनाए हुए हैं। छठवां पॉइंट देखिए इनसे अलग है। छठवां पॉइंट क्या है? ये सब चीजें 5 पॉइंट में जो हमने देखी हैं ये सब चल रही हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी प्रांतीयता और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और उदारवाद लिबरलिज्म की भावनाएं अभी भी लोगों में जागृत हो रही हैं, और ये सब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं धीरे धीरे, और विचारधारा इनकी बढ़ रही है। तो देखिए फिर यहाँ पर क्या होगा, मेजनी का गणतंत्रवादी सिद्धांत आएगा। देखिए थोड़ा सा हम मेजनी के बारे में बात कर लेते हैं कि मेजनी कौन है। तो मेजनी वो है, जब यहाँ पर फ्रांस की क्रांति चल रही है, तो मेजनी उसको देख रहा है कि फ्रांस की क्रांति में क्या हो रहा है, क्या मतलब बदलाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था, और वो भी चाह रहा था कि इटली में भी ऐसी चीजें आए, और इटली का सबसे पहले एकीकरण हो, और इटली का एकीकरण होने के बाद वो चाह रहा था कि यहाँ पर गणतंत्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। अब दूसरा इसी में है कि जोजावर्टी का संघीय राज्य का सिद्धांत, फेडरल स्टेट बनाना चाह रहा था जोजावर्टी। और काबूल काबूल का तो पूरा योगदान ही रहा है, हम लोग अभी आगे देखेंगे काबूल। तो मैजनी जो था, इसने यहाँ पर इटली में यंग इटली नामक एक जो है संस्था बनाई थी, और उसमें यंग लोगों को जोड़ता था वो, और उनको इटली के एकीकरण के लिए मतलब बढ़ावा देता था कि इटली का एकीकरण होना चाहिए। हालांकि वो फिर जो लोम्बार्डी वाला एरिया था वहाँ का बाद में प्रधानमंत्री भी बनाया गया, लेकिन वो इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। लेकिन इटली के एकीकरण के बीज बो गया, लोगों के बीच ये भावना जागृत कर गया कि कैसे इटली का एकीकरण होगा, कैसे कहीं ना कहीं ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस से अलग चीजें करके और इटली का एकीकरण किया जाएगा। ठीक है। अब ये तो हो गया इंटरनल जो चीजें थी वो। और काबूल यहाँ पर क्या चाहता था? काबूल चाहता था कि जो सार्डिनिया वहां पे राज्य था, जो सार्डिनिया स्वतंत्र हो गया था, तो सार्डिनिया राज्य परिवार से वो चाह रहा था कि यहाँ का एकीकरण हो, क्योंकि देखो वो अच्छे से जानता था कि इस समय ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल है। जब से वियना कांग्रेस जो हुई थी और फ्रांस की शक्ति कम की थी, तो सबसे ज्यादा पावरफुल वहां पे ऑस्ट्रिया ही बैठा हुआ है,
ऑस्ट्रिया में मैटरनिक पद्धति हम लोगों ने देखी थी, तो वो कहीं ना कहीं अभी सार्डिनिया काबूल जो है वो सार्डिनिया राज्य परिवार से मदद मांग रहा है कि एकीकरण में जो है आप मदद करें, तो वो भी उसके साथ हुए बाद में, और उन्होंने बढ़ावा भी दिया। और काबूल फिर जो प्रबुद्ध एक इंसान था, बुद्धिशाली था वो, और कूटनीतिक भी था, तो वो अब यहाँ पर एकीकरण की शुरुआत करेगा। चलिए, ये तो हमने देख ली इंटरनल जो दिक्कतें आ रही थी वो। अब एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं यहाँ पर, देखिए एक्सटर्नल में क्या है, इटली में ऑस्ट्रेलिया का व्यापक प्रभाव है अभी भी, क्योंकि लोम्बार्डी और वेनेसिया जो नॉर्थ के एरिया हैं उन पर तो सीधा इसका डायरेक्ट शासन है, और परमा मोडेना और टस्कनी जो कि मिडल एरिया है, मिडल एरिया में ये अप्रत्यक्ष शासन है। मतलब लोम्बार्डी और वेनेसिया पे तो पूरा प्रभुत्व ऑस्ट्रिया का ही है, वहां पे वो पूरा राज्य चला रहा है, लेकिन परमा मोडेना और टस्कनी पर ये अप्रत्यक्ष शासन भी चला रहा है, मतलब अंदरूनी शासन चला रहा है। देखा जाए तो इस समय तक फ्रांस जब से कमजोर हुआ है और फ्रांस का प्रभुत्व जब से इटली में खत्म हुआ है, उसके बाद से लगातार ऑस्ट्रिया पूरे इटली पर प्रभुत्व जमाए हुए है, कुछ पर प्रत्यक्ष तौर पर और कुछ पर इनडायरेक्ट तौर पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इटली के पोप की उपस्थिति और कैथोलिक धर्म। देखिए इटली जो रोम वाला एरिया है, बीच वाला एरिया, वहां पे पोप बहुत पावरफुल थे, और कैथोलिक धर्म वो बनाए हुए थे। धर्म से देखिए, धर्म से जो खेलेगा वो ना पहले कभी परेशान रहा है ना आज परेशान रहेगा, तो वो कैथोलिक धर्म को हमेशा बढ़ावा देते थे। और मध्य इटली जो वाला एरिया था, पूरे मध्य इटली वाले क्षेत्र पर उन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया था, मिडिल मिडिल वाली इटली पर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी हमने देख लिए। अब इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए कि इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं हैं, तो आप लोग बहुत आराम से कर पाओगे, यही 3-4 पॉइंट आराम से सोच कर डाल देना। अगर इसमें तो 2-3 भी आप लिख पाए और 2-3 और आप कुछ और सोच पाए, बेहतर, मुझसे भी बेहतर सोच पाए, तो उनको आप लिख लेना। ठीक है, अब देखिए यूनिफिकेशन देखते हैं, यूनिफिकेशन में क्या प्रोसेस रहे और क्या डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इटली छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, ये तो हमने देख ही लिया था, लेकिन नस्ल, धर्म और भाषा के मामले से एकदम मुक्त था। कैसा, जैसा कि अमेरिका में था, है ना, वहां पे दास प्रथा था, दास प्रथा की लड़ाई हुई थी पूरी। फिर हमने फ्रांस की क्रांति देखी थी, तो वहां पर क्या था, वर्ग की लड़ाई थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। पहले में उच्च वर्ग था, सेकंड में कुलीन वर्ग था, और थर्ड में जो है व्यापारिक, किसान और नौकर, छोटे वर्ग थे। तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों से बिल्कुल फ्री था। यहाँ पर ना रेस की कोई दिक्कत थी, ना रिलीजियन की कोई दिक्कत थी, और ना फिर लैंग्वेज की कोई भी दिक्कत नहीं थी। आप देखते हैं आगे का कि जो इटली का एकीकरण हुआ उसमें फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन की एकीकरण की जो भूमिका रही, उसकी क्या भूमिका रही, यहाँ पर नेपोलियन को देख के क्या मतलब इस देश में हुआ कि ये जो है एकीकरण की ओर बढ़े आगे। तो देखते हैं, देखिए नेपोलियन के विजय अभियान से राष्ट्रीय चेतना इनकी जागी। नेपोलियन हमेशा विजय अभियान करता रहता था, उनसे इनकी राष्ट्रीय चेतना जागती थी। उस समय मैंने अभी ऊपर बात भी की है, हम लोगों ने देखा कि मैजनी जब आया, तो मैजनी कहीं ना कहीं नेपोलियन, फ्रांस की क्रांति भी देख रहा था, और उसके बाद नेपोलियन पे लगातार नजर बनाए हुए था, और वो उसकी राष्ट्रीय चेतना से भी मतलब प्रभावित था। तभी उसने यंग इंडिया, जो यंग इटली, उसकी यहाँ पर वो की थी। ठीक है, अब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे का भी असर इटली में देखा। देखिए इटली पर जब पूरा नेपोलियन का प्रभुत्व था, पूरे नेपोलियन, तो उसने वहां पर भी लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडरलिटी, ये तीनों को वहां पर नारे के रूप में लागू किया था। तो कहीं ना कहीं लोग वहां से भी इंप्रेस हुए थे, और इटली को 3 खंडों में इसने विभाजित कर दिया था। देखिए क्या होता है, उससे पहले भी इटली, जब नेपोलियन आया था उससे पहले भी इटली कई टुकड़ों में बटा हुआ था, और नेपोलियन ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया था इटली को। कौन कौन से, देखिए ये वाला एरिया उसने नॉर्थ में बांटा था, ये मिडिल में, और ये साउथ में। ठीक है, ये इसको तीन तीन भागों में डिवाइड कर दिया था। तो फिर यहाँ के लोग देख रहे थे कि जब नेपोलियन ने इटली को इतने राज्यों से हटाकर तीन भागों में बांट दिया, तो कहीं ना कहीं इटली को एक राज्य में भी बांटा जा सकता है और एकीकरण हो सकता है। तो वो इटली को जो 3 खंडों में नेपोलियन ने सबसे पहले बांटा था, तो उससे भी वो कहीं ना कहीं प्रभावित थे। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ कि नेपोलियन के पराजय के बाद इटली की जब नेपोलियन का पराजय हुई, जब ये वियना वो हुई, वियना की बैठक हुई, और वियना में नेपोलियन को वहां से हटाया गया, और फिर नेपोलियन चला गया दोबारा लौट के वाटर लू की लड़ाई में। जब नेपोलियन पूरी तरीके से परास्त हो गया और उसको वहां से हटा दिया गया, तो इटली के राजा ने, उस समय जो एक पावरफुल राजा था, पूरे पूरे इटली का नहीं लेकिन जहां का भी था, वो एक राज्य का राजा था, उसने इटालवी यूनियन की घोषणा कर दी।
ये इटालवी यूनियन से कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि पूरे पूरे इटली को भी एक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये पूर्ण नहीं हो सकी क्योंकि उस समय पे मेटरनिक ऑस्ट्रिया का जो था वो बहुत पावरफुल हो चुका था और उसने इसको पूरा होने नहीं दिया, इटालवी संघ को हटा दिया। बट वो सब हो गया, लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई और इटली इटली के राजा की जो इटालियन यूनियन बनी थी वो हटा दी गई। लेकिन लोगों ने उससे बहुत ज्यादा सीख लिया कि अब हम लोग इटली का एकीकरण इससे देख के कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बोनरी एक जो था सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ये कार्बोनरी में ही मेजनी ने सदस्यता ग्रहण की थी और बाद में फिर यंग इटली जो है संस्था बनाई थी, ठीक है। तो ये कार्बोनरी यहाँ पर एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और ये कहीं ना कहीं इटली के एकीकरण के लिए कार्य कर रहा था। एकीकरण के लिए नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय चेतना के लिए तो कार्य कर ही रहा था। अब देखिए क्या हुआ, 1815 में जब वियना व्यवस्था हुई और वियना व्यवस्था के द्वारा बोल दिया गया कि फ्रांस की जो सीमाएं हैं वो नहीं मानी जाएंगी, तो ये भी फिर पुनः पुरातन व्यवस्था में चला गया, अगेन द ओल्ड सिस्टम, मतलब जो पुराना सिस्टम था उसमें इसको ले लिया गया और छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर राजतंत्र, रूढ़िवादी चर्च और कुलीन वर्गों में के अधीन ये फिर से चला गया इटली, ठीक है। तो उसके बाद इटली हो गया कमजोर और कई टुकड़ों में बट गया। जो टुकड़े हमने पृष्ठभूमि से स्टार्ट किए थे कि ये 15-16 राज्यों में बटा हुआ था और वो उसके सब अपने अपने राजा थे और वो इटली के एकीकरण के जो है पक्ष में नहीं थे। अब देखिए एकीकरण के चरण देखते हैं हम लोग कि एकीकरण के कौन से चरण आए और उसमें जो है उन्होंने जो इटली का एकीकरण किया। देखिए प्रथम चरण जो था उसमें काबूल मतलब मेन भूमिका में आया, काबूल ही था जो कि मेजनी के बाद आया। मेजनी तो लोम्बार्डी का प्रधानमंत्री बना, उसके बाद वहां से हटा दिया गया तो वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया इटली के एकीकरण में। लेकिन अब काबूल आया तो काबूल ने सार्डिनिया को चुना। देखिए सार्डिनिया यहाँ पे कहाँ पे, ये देख लीजिए आप, सार्डिनिया ये है। तो ये यहाँ से देखा जाए तो ये ऑस्ट्रिया से दूर है, काफी इसकी पकड़ दूर हो जाएगी, है ना। और सार्डिनिया का जो राजा था उसकी सहायता इसने ली और कहा कि यहाँ से जो है मुझे हेल्प की जाए और मैं जो है इटली का एकीकरण करना चाहता हूँ। तो काबूल भी जो था वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग से बिलोंग करता था। वो भी देख रहा था बराबर कि इस समय ऑस्ट्रिया से नहीं निपटा जा सकता है क्योंकि ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल हो गया है यहाँ पे और वो इटली का भी काफी क्षेत्र ग्रहण भी किए हुए है। अब वो कहीं ना कहीं देख रहा था यहाँ पर फ्रांस और ये इंग्लैंड के और वो चाह रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इटली की ये बात उठाई जाए और इटली की एकीकरण की जाए, क्योंकि उसने देख लिया था कि इटली के एकीकरण में जो इटली के संसाधन है उनके माध्यम से इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां के जो टुकड़े थे टुकड़ों में बटा हुआ था और जो राजा थे वो उसके पक्ष में थे नहीं, कुछ राजा पक्ष में थे, बाकी तो सब विरोधी कर रहे थे। तो इस मैटर को लेके उसको कहीं ना कहीं वो ये चाह रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इटली के एकीकरण को उठाया जाए और इटली का एकीकरण हो सके। लेकिन इसी समय क्या होता है, देखिए उसको इसी समय मिल गया पूरा मौका। क्या मौका मिला कि तुर्की का और रसिया का इस समय युद्ध हुआ और इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाएं जो है टर्की की तरफ से लड़ने गई। तो तो इन्हीं के साथ सार्डिनिया ने भी अपनी एक छोटी सी टुकड़ी टर्की के पक्ष में भेज दी और वहां से जब ये जीत कर आए और जब ये आए तो वो उसने अपनी टुकड़ी इसीलिए भेजी थी कि कहीं ना कहीं फिर बाद में हो सकता है कि फ्रांस और इंग्लैंड सपोर्ट कर दें इटली का। तो जब बाद में वहां से लौट के आए और पेरिस शांति समझौता पेरिस में जब हुआ तो इसमें विजित राज्यों की जो है टुकड़ी अलग बैठी थी और जो हारे हुए राज्य थे उनकी टुकड़ी अलग बैठी थी। तो विजित राज्यों की टुकड़ी में सार्डिनिया को मतलब कुर्सी दी गई बैठने के लिए। तो इसके विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इसको नहीं बैठने देना चाहिए था और ऑस्ट्रिया इसके विरोध में था। तब भी इंग्लैंड और फ्रांस ने दोनों ने इसको बिठा लिया वहां पर। तो वहां से इसके पक्ष में ये आए और फिर नेपोलियन जो है खुलकर आ गया। अब कौन नेपोलियन? वो नेपोलियन नहीं, यहाँ पर नेपोलियन थर्ड आएगा। तो जब नेपोलियन थर्ड इसके पक्ष में आ गया तो देखिए क्या होता है। फिर नेपोलियन थर्ड इसके पक्ष में आया तो फिर उसने की प्लाम्बियर्स समझौता। प्लाम्बियर्स समझौता क्या था? प्लाम्बियर्स समझौता था कि पीडमेंट और सार्डिनिया को सैन्य सहायता दी जाएगी। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ सैन्य सहायता दी जाएगी और लोम्बार्डी और वेनेसिया जो कि ऑस्ट्रिया के पास थे ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों को पीडमोंट को दे दिया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। जो प्लाम्बियर समझौता हुआ उसमें सैन्य सहायता किसके द्वारा दी जाएगी? नेपोलियन थर्ड के द्वारा दी जाएगी और सैन्य सहायता के बाद लोम्बार्डी और वेनेसिया का क्षेत्र जो है पीडमोंट को दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब घोषित तौर पे तो दे ही दिया गया। तो इस समय फिर ऑस्ट्रिया ने पीडमोंट और सार्डिनिया पर हमला कर दिया
और उसके जब उसने उस पर आक्रमण किया तो पीडमोंट और सार्डिनिया की तरफ से नेपोलियन ने फ्रांस की सेना अपनी भेजी और उसको वहां पर हराया, और ये एरिया एक तरीके से इटली में ही जोड़ लिए। और अब फ्रांस ने इसके लिए क्या लिया, देखिए ये तो अब कोई बिना फायदा के क्यों जाना चाहेगा, तो फ्रांस ने भी नीस और सेवाय के जो क्षेत्र हैं, एकदम कॉर्नर पर यहाँ पर नीस और सेवाय के क्षेत्र आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देखना नीस और सेवाय के क्षेत्र, ये वाले एरिया, तो यहाँ पर ये एरिया फ्रांस जो है इटली से ले लेगा कि ये एरिया मैं ले लूंगा। देखिए काबुल इटली के पक्ष में जा रहा है, इटली का एकीकरण कर रहा है, लेकिन वो ये एरिया दे देगा इसको, क्यों दे देगा, कि वो समझ रहा है कि अभी अगर इसकी सहायता हमने नहीं ली तो हम लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे जो बड़े क्षेत्र हैं वो अपने हाथ नहीं आ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच भी संधि हुई, विला फ्रैंका की संधि हुई, और एक दूसरे के विरोध में इन्होंने जाने का फैसला लिया। फिर भी देखिए ज्यूरिक की जो संधि हुई उसमें लोम्बार्डी का एरिया तो इसको मिल ही गया, क्योंकि हराया तो था ही ऑस्ट्रिया को, तो पीडमोंड को सार्डिनिया, पीडमोंड और सार्डिनिया को मिल गया लोम्बार्डी वाला एरिया। अब बच गया क्या है, वेनेशिया, तो वेनेशिया अभी जो है वो ऑस्ट्रियाई अधिकार के साथ ही रहेगा। ठीक है, जो पहले से था ऑस्ट्रिया के पास वेनेशिया, वो अब भी रहेगा, और पीडमोंड और सार्डिनिया को जो है लोम्बार्डी वाला एरिया दे दिया गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा चरण, दूसरे चरण में क्या हुआ, सेकंड फेज में देखिए ज्यूरिक की संधि हुई, तो ज्यूरिक की संधि में क्या हुआ, ज्यूरिक की संधि जब हुई तो ऑस्ट्रिया ने ज्यूरिक की संधि में कह दिया कि पीडमोंड अब सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या खेला स्टार्ट होगा, अब ये है ऑस्ट्रिया यहाँ पर, ठीक है, ऑस्ट्रिया ने जो है ज्यूरिक की संधि में कह दिया कि पीडमोंड जो है सेना की अपना उपयोग नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो जब ये प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो फिर तो ऑस्ट्रिया इसको आराम से तोड़ देगा, आराम से जाएगा, हमला करेगा और छीन लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, कि अब यहाँ की जनता जाग रही है। ठीक है, राजा राजा तो यहाँ के कमजोर हो रहे हैं, लेकिन जन आंदोलन स्टार्ट हो गए हैं। तो जन आंदोलन इतने अधिक और इतने मतलब कह सकते हैं बड़े रूप में थे कि इस समय ऑस्ट्रिया ने भी इटली में हमला नहीं किया। ठीक है, तो जन आंदोलन अधिक होने लगे। परमा, मॉडेना और टस्कनी जो मध्य इटली के एरिया थे ये, और बोलेगना और रोमेगना पोप के राज्य थे ये। ठीक है, ये इनमें जन आंदोलन बहुत ज्यादा हुए। इस समय यहाँ पर चल रहा है, क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ठीक है, जब फ्रांस का नेपोलियन थर्ड इटली की तरफ से ऑस्ट्रिया से लड़ रहा है, तो वहां पर लड़ाई चल रही है, और यहाँ पर जन आंदोलन पहले ही स्टार्ट हो गए हैं, ये संधि से पहले। जब ज्यूरिक की संधि हुई वो बाद में हुई, लेकिन यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट पहले ही हो गए हैं। तो जब जन आंदोलन हुए तो शासक यहाँ से भागे, शासकों ने जब खाली कर दिया तो पीडमोंड और सार्डिनिया ने जैसे ही मौका मिला तो इन क्षेत्रों को अपने आप में मिला लिया। मैं ये क्षेत्र आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ, आप लोग भी मैप में जो है ड्रॉ करके जरूर रखना है। ये वाले एरिया देखिए, ये है रोमानिया और ये है बोलेगिया। ठीक है, ये टस्कनी है, और यहीं पर ये वाला एरिया है जो कि जो और मिडल वाले दो एरिया हैं। ठीक है, तो ये सब एरिया को सार्डिनिया और जो पीडमोंड है ये अपने आप में, तो पीडमोंड, सार्डिनिया और लोम्बार्डी अभी हाल ही में जीत ही लिया गया है। और ये इलाके जो है बोलेगना, रोमेगना, परमा, मॉडेना, टस्कनी, मध्य इटली में ये सब आ गए। अभी क्या नहीं आया, वेनेशिया नहीं आया। वेनेशिया अभी भी कहाँ है, ऑस्ट्रिया के पास ही है। ठीक है, अब विक्टर एमेनुअल जो है ये ट्यूरिन में अपनी जो है संयुक्त इटली की संसद की घोषणा कर देगा। यहीं पर विक्टर एमेनुअल कौन है, तो विक्टर एमेनुअल यहाँ का प्रधानमंत्री है, और सॉरी वो हाँ प्रधानमंत्री है, और वो ट्यूरिन में जो है संसद की घोषणा करेगा। ये है ट्यूरिन, यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं, ये है ट्यूरिन। ठीक है, तो ट्यूरिन में वो संसद की जो है निर्माण कर देगा। तो हम लोग अब वो ये देखते हुए फिर आगे देखते हैं तृतीय चरण इसका। देखिए तृतीय चरण क्या होता है, अब मतलब काफी एरिया आ गया, अब साउथ वाला एरिया बचा है ना। तो साउथ वाले एरिया पे अब थर्ड फेज में देखते हैं। साउथ वाले इलाके में क्या हुआ, सिसिली और नेपल्स का एकीकरण करना है। अब वहां पर क्या हुआ सिसिली और नेपल्स में कि 1860 में जनता का विद्रोह हुआ, बहुत व्यापक विद्रोह था। उसी समय गैरीबाल्डी वहां पर एक्टिव था। गैरीबाल्डी वहां का शासक नहीं था, गैरीबाल्डी वहां का कह सकते एकीकरण की भूमिका में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था, वो था गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी वहां पर फिर जाता है और लाल कुर्ती वाले 1000 लोगों के साथ वहां पर स्वयं सेवकों को ले जाता है, और वहां से सिसिली को जीत लेता है। ठीक है, आप देखिए गैरीबाल्डी गया,
यहाँ पर उसने सिसिली को जीत लिया। कहाँ पर है सिसिली? ये है, एक द्वीप टाइप का अलग है, यहाँ से कटा हुआ है इटली से, मेन मुख्य भूमि जो है वहां से कटा हुआ है और यहाँ पर है। तो ये जब सिसिली को जीत लेगा, गैरिबाल्डी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, तो फिर वो बाद में यहाँ से नेपल्स को भी जीत लेगा। अब वो गैरिबाल्डी थोड़ा सा आक्रामक था, तो वो इतना ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा कि वो कहेगा कि पूरा एरिया तो हमारे कब्जे में आ गए, तो अब बचा क्या क्या है? रोम बचा है और क्या बचा है? वेनेशिया बचा हुआ है, ठीक है। तो रोम और वेनेशिया पर भी वो बहुत जल्दी आक्रमण करने वाला था, लेकिन देखिए यहाँ पर उसको काबूल जो है रोक लेता है। क्यों रुकता है? क्योंकि उसको पता है कि रोम अभी किसके पास है? रोम यहाँ पर पोप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और पोप कहाँ पे? फ्रांस का कंट्रोल है इस पे पूरा, ठीक है। अगर या अगर रोम को यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में मिलाया गया तो फ्रांस हमारे जो है विरोध में आ जाएगा, ठीक है। और वेनेशिया, वेनेशिया तो अभी ज्यूरिख की संधि हुई है, उसी में वेनेशिया छूट गया था, वो ऑस्ट्रिया के पास रहा था, तो अभी उसको भी नहीं उसने साथ में लिया। अब देखिए यहाँ पर जब लोम्बार्डी वाला इलाका लिया था और जब टर्की और रसिया युद्ध हुआ, तो उसमें यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का दोनों का सहयोग काबूल ले चुका है। अब वो प्रसा की ओर देख रहा है कि प्रसा कहीं ना कहीं सपोर्ट अगर कर दे तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस से भी मैं निपट के ये दो इलाके जो बचे हुए हैं उनमें भी मैं अपना जो है प्रभुत्व मतलब इटली का प्रभुत्व जमा और इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाए। तो फिर क्या होता है, वो प्रसा से बात करता है। प्रसा मतलब आज का जर्मनी, ठीक है। आज के जर्मनी से वो बात करता है और चतुर्थ चरण की इधर से शुरुआत हो जाती है। ये सिसिली और नेपल्स तो जो है यहाँ पर जनमत संग्रह करवाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या है, देखिए गैरिबाल्डी जब रोम और वेनेशिया पर आक्रमण करने की बात करता है तो उसको काबुल रोक लेता है और क्या कहता है कि इस पर अभी नहीं करना है। सिसिली और नेपल्स में पहले जनमत संग्रह कराता है वो। सिसिली और नेपल्स में जब जनमत संग्रह के माध्यम से वो जुड़ जाते हैं तो उसको पक्का यकीन हो जाता है कि अब साउथ पे भी हमारी पकड़ हो गई है, ठीक है। तब वो चतुर्थ फेज में स्टार्टिंग करेगा। चतुर्थ चरण क्या है? इटली और प्रसा के मध्य संधि होगी, क्योंकि अब उसको क्या चाहिए? वेनेशिया और रोम दोनों बचे हुए हैं। वेनेशिया और रोम में ऑस्ट्रिया तो इनका विरोधी है ही, और रोम का मैटर है तो यहाँ पर फ्रांस साथ देगा नहीं, ब्रिटेन उनसे दूर है, तो फिर उनको कहीं ना कहीं इस समय चाहिए प्रसा का साथ, जो कि आज का जर्मनी है। तो वो प्रसा से अब जो है संधि करते हैं और ऑस्ट्रिया की युद्ध अगर हुआ, प्रसा का अगर ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ तो फिर क्या होगा? सैन्य सहायता इटली देगा, ऐसी जो संधि कर लेते हैं। बदले में इटली अपना वेनेशिया वाला एरिया मांगेगा कि अगर ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रिया ने अगर जर्मनी को घेरा, मतलब प्रसा को अगर घेरा, तो इटली भी अपनी सैन्य सहायता उसको देगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है। और वेनेशिया वाला जो इलाका अभी बचा हुआ है, नॉर्थ में एक पॉइंट, सिर्फ नॉर्थ में एक ही पॉइंट बचा हुआ है वेनेशिया, और मिडिल में एक पॉइंट बचा हुआ है रोम। तो इसमें से वेनेशिया इटली मांगता है प्रसा से कि अगर वहां पर जीत हुई तो वेनेशिया वाला इलाका हमारा रहेगा। तो यहाँ पर इन लोगों के बीच हो जाती है संधि। और 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य हो जाता है युद्ध। कौन सी लड़ाई? शडोवा का युद्ध। शडोवा का युद्ध काफी फेमस युद्ध है। और इसके बाद होती है प्राग की संधि, और प्राग की संधि में ही इटली अपने पॉइंट सामने रख देता है और वेनेशिया भी अब ऑस्ट्रिया को मुक्त करना पड़ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए नॉर्थ वाला इलाका पूरा हो गया। नॉर्थ वाला इलाका जो है ये वेनेशिया भी हो गया, लोम्बार्डी उनने पहले ही ले लिया था, ये पीडमोंट वाला एरिया है ही, और रोमानिया ये सब ले ही लिया है, टस्कनी, बोलेगना, है ना। अब सिर्फ रोम बचा हुआ है। सिसिली और नेपल्स के माध्यम से ये सारे क्षेत्र पूरे ले लिए गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ रोम बचा है। तो क्या करते हैं, अगले चरण में जाते हैं भाई। लास्ट चरण जो बचा हुआ है वो अब वहां का सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है अंतिम चरण। और अंतिम चरण में अब क्या होगा? सिर्फ रोम टारगेट है, ठीक है। अब रोम टारगेट कैसे होगा? अभी हो गई स्टडोवा का युद्ध हुआ प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच, और वेनेशिया वहां से इटली को मिल गया, ठीक। अब 1870 में फिर से होगी प्रसा, क्योंकि देखिए अब प्रसा यहाँ पर पावरफुल धीरे धीरे हो रहा है, तो जो भी पावरफुल होता है विरोधी उसी के होते हैं, ठीक है। उसका कभी विरोधी देखा है जो कुछ लायक है ही नहीं? अगर आप पावरफुल हो तो आपका विरोधी बहुत होंगे, आपके बहुत विरोधी हो रहे होंगे, उभर कर नए नए सामने आ रहे होंगे। तो अगर आपके विरोधी सामने आ रहे हैं तो कभी भी उनको नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। कैसे? कि विरोधी अगर बन रहे हैं तो आप किसी लायक हो, तभी आपके विरोधी बन रहे हैं। तो इस बात को ज्यादा भावुक नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। 1870 में फ्रांस और प्रसा के मध्य भी युद्ध हुआ। तो अब हुआ है सेडान का युद्ध, भूल मत जाना। ये 1870 का फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध है, और 1866 का शडोवा का युद्ध है प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य, ठीक है।
तो इसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई थी सडोवा के युद्ध में, और शेडान के युद्ध में फिर से जो है वही होगा कि इटली इसमें अपनी सेना भेजेगा, साथ देगा प्रशा का। और नहीं नहीं, ये नहीं, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर इटली को सेना नहीं भेजनी पर जब सेडान का युद्ध होगा तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो रोम में जो वहां पर उसकी एक सेना बैठी हुई है पोप की रखवाली में, तो वहां से सेना बुलाएगा प्रशा की लड़ाई करने के लिए। और जैसे ही ये सेना जो है फ्रांस में वापस आएगी तो अब मौका पूरा मिल गया है काबूल और गैरीबाल्डी को कि वो अपना जो रोम वाला इलाका है वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करें। तो वो जैसे ही वहां से सेना हटती है फ्रांस की, तो वहां पर वो एक जनमत संग्रह कराते हैं रोम में, और जनमत संग्रह के माध्यम से रोम को भी मिला लेते हैं। तो अब भैया पूरा इटली पे हो गया इटली का एकीकरण। तो कहते हैं कि क्वेश्चन आता है कि काबूल की कूटनीति और गैरीबाल्डी की तलवार ने यूरोप में इटली का एकीकरण कर दिया। इस क्वेश्चन को आप मतलब विवेचना सहित या जैसे भी लिखना चाहें लिखिए। तो इन्हीं पॉइंटों को आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना, और इटली का एकीकरण, इसमें सारे पॉइंट ऐसे ही आ जाएंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग लिख रहे हैं उसमें कि सर समझ में नहीं आता है, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं बता दूं भैया, वर्ल्ड हिस्ट्री है, एक दो बार आप इसका रिवीजन जरूर करें। दूसरी बात कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आपको क्षेत्र और एरिया याद होंगे तभी तो आपको सरल लगेगी चीज़ें। अब जैसे भारत का मैप आता है, भारत की जगहों के जैसे भी नाम आते हैं तो आपको याद होते हैं तो वो सरल लगने लगती हैं। वर्ल्ड की जैसी बात आती है तो वर्ल्ड मैप आपको याद होता नहीं है। जिनको याद होगा उनको समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं है उनको नहीं आ रहा। तो वर्ल्ड मैप की क्लासें भी स्टार्ट करवाई देंगे एक दो दिन में। कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड मैप की क्लास भी स्टार्ट करवाई जाए। तो वहाँ से वर्ल्ड मैप पढ़िए, यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करिए। तो इटली का एकीकरण आज समाप्त हुआ। आगे हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, और इसके बाद दोनों में तुलना करेंगे, और दोनों के क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं उनके पॉइंट बाय पॉइंट उनको नोट करके और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।